हेलो एंड वेलकम टू रूबिक राघव। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1, तो आप पहले प्लीज वो देख लीजिए, उसी के बाद ही आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले एक बार रैशनल नंबर्स को रिकॉल करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या थे? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब वो नंबर्स जिनको हम p by q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं जिसमें p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। q जीरो नहीं हो सकता, p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, q सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो वो थे रैशनल नंबर्स। आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर्स, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द नंबर्स विच आर नॉट इन द form of p by q where p and q are integers, q is not equals to 0। मतलब क्या हुआ इर्रेशनल का? इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते। क्या नहीं होते? रैशनल नहीं होते। तो रैशनल नंबर्स क्या थे? जो नंबर्स p by q की फॉर्म में थे। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या है? जो p by q की फॉर्म में नहीं है। द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, वो नंबर जो p by q की फॉर्म में नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स इर्रेशनल नंबर्स के, एग्जांपल्स आर √2, √3, √5, √7। इसका क्या मतलब कि सारे के सारे रूट नंबर जो होते हैं, जो भी नंबर्स रूट में होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं? नहीं, वो नंबर्स सिर्फ इर्रेशनल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पहले परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं। जैसे 4 की बात की, 4 को अगर हम रूट के अंदर रखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं, तो इसका हम पेयर बना सकते हैं 2 into 2। 2 into 2 का एक पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 बाहर आ गया। तो इसका मतलब 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिन नंबर्स का आंसर जो है उसके खुद ही से मल्टीप्लाई करके। जैसे एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे √9। तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 3 into 3, 3 का 3 से पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये √4, √9, √16, √25, √36, √49, √121, √144, √125, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो जो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे √2, √3, √5, √7, √19, ये सब क्या है? ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल पाई। पाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहां पर पढ़ा है? सर्कल में। सर्कल का जैसे हम सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर, जिसको पेरीमीटर के भी समझ सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो वो जो हम पाई यूज करते हैं वही वाला पाई, 22/7 जिसकी वैल्यू या 3.14 हम वैल्यू जो यूज करते हैं, वो वाला जो पाई होता है वो भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। तो ये थे इर्रेशनल नंबर्स। आज की जो सेकंड एक्सरसाइज है, जो जिसका हमने डिस्कशन करना है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो उसने हमसे पूछा है क्या एवरी इर्रेशनल नंबर, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर होते हैं या नहीं। तो इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं या नहीं जानने के लिए पहले रियल नंबर्स को समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स एक्चुअल में वो नंबर्स होते हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, डेसिमल्स, इर्रेशनल नंबर, ये सबके सबको हम जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रियल नंबर्स एक्चुअल में मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक रैशनल, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, रैशनल नंबर्स,
और दूसरे इर्रेशनल नंबर्स, जो अभी हमने पढ़े हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये दोनों टाइप के नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर्स बनता है। तो पहला पार्ट में उसने हमसे पूछा कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आपको ये दिख ही रहा है कि रियल नंबर्स के दो सब पार्ट्स हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। तो इसका मतलब सारे के सारे इर्रेशनल नंबर किस कैटेगरी में आएंगे? रियल नंबर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्रू है एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो उसने बोला है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं रूट m की फॉर्म में होते हैं, और m क्या है? जिसमें नेचुरल नंबर है। पहले उस बात को अच्छे से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स? जो 1 से शुरू होते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन नंबर्स को हमें किस में रखना है? रूट में रखना है, रूट m। m जो है वो उसने नेचुरल नंबर्स बोला है, m इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो रूट के अंदर अगर हम नेचुरल नंबर्स को रखते हैं तो क्या वो सारे के सारे रूट की फॉर्म में रहते हैं? उसने इस वे में हमसे बात पूछी है। तो रूट, अभी हमने ये भी सीखा था परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह, तो वही परफेक्ट स्क्वायर की बात अगर करें, रूट की फॉर्म में अगर हम रूट में 1 को रखें तो 1 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 1, इसका आंसर 1 होता है, तो रूट 1 का आंसर हो गया 1। फिर अगर हम रूट 4 को रखें तो रूट 4 को कैसे लिखा जा सकता है? रूट में 2 इंटू 2, जिसका आंसर होता है 2। सेम इसी तरह अगर रूट 16 को रखें तो उसको लिखा जा सकता है रूट 4 इंटू रूट 4, और रूट 4 में 4 इंटू 4, जिसका आंसर हो गया सिर्फ 4। सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम सारे नंबर्स को रूट की फॉर्म में नहीं रख सकते, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं वो रूट की फॉर्म में क्या है? रूट से बाहर आ जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो थर्ड स्टेटमेंट में उसने हमसे कहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। थर्ड का आंसर देखते हैं। रियल नंबर्स के सब पार्ट्स थे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो उसने हमसे पूछा है कि सारे के सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इर्रेशनल होते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान से ये देख सकते हैं कि रियल नंबर्स जो है उसके अंदर रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल भी आते हैं। तो सारे के सारे रियल नंबर्स तो इर्रेशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर्स का आंसर क्या है? रैशनल नंबर में हम 2/3 बोल सकते हैं। जो इर्रेशनल नहीं है रैशनल है, लेकिन रैशनल नंबर तो रियल नंबर्स भी होते हैं, तो इसका मतलब 2/3 रियल नंबर भी है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया? फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर कंटेन्स रैशनल एंड इर्रेशनल, सो इसका मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल नहीं हो सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। Are the square roots of all positive integer irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो उसने ये बोला है कि सारे के सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होते हैं। अगर नहीं तो एक एग्जांपल दीजिए जो स्क्वायर रूट हो नंबर का और वो रैशनल हो। तो इसका आंसर भी जो है हम इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो भी हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को हमने प्रूव किया था कि रूट की फॉर्म में अगर हम रूट 4 रख दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, जिसका आंसर हो गया 2। रूट 16, जिसका आंसर हो गया रूट 4 में तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा उसको भी हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा रूट 4 तो उसको हम लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2, जिसका आंसर होगा सिर्फ 2।
√16 4 इंटू 4 रूट में, जिसका आंसर होगा सिर्फ 4, क्योंकि पेयर बन रहा है। अगर और कोई आंसर लें 81, तो इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 9, जिसका आंसर होगा 9। तो उसने हमसे बोला था कि सारे के सारे अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रूट के में रखें तो उनका आंसर जो है वो रूट में ही रह जाता है, अगर नहीं तो उसका एग्जांपल। तो इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स are not irrational। और एग्जांपल्स हमारे पास ये है इसके। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अब हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले √2 √3 को सीखते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले जो होता है, हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। जैसे एक एंगल 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री के जो सबसे सामने वाली साइड होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो ये नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं बेस, और जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो एक पाइथागोरस था, बंदे थे, पाइथागोरस थे मैथमेटिशियन, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी। पाइथागोरस थ्योरम है p² + b² = h²। p का मतलब परपेंडिकुलर, b का मतलब बेस, h का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर हम बेस के स्क्वायर को ऐड करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC। तो इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर = AC का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम √2 को सीखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है? स्केल से एक लाइन खींचनी है, और इसका नाम हम रख देते हैं 1 यूनिट। अब आप बोलेंगे ये सेंटीमीटर्स में ज्यादा आ रही थी, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बस इसको कितने भी सेंटीमीटर का खींच के इसको नाम हमने यूनिट दिया है, क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में लिखा ही नहीं। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो ये गलत होता। अब यूनिट है तो इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, डेकामीटर है, हेक्टोमीटर है, कितनी है हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? सिर्फ 1 यूनिट। इसका नाम रख देते हैं AB। अब इस 1 यूनिट की लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये भी क्या है? ये भी 1 यूनिट है। अब इसको नाम रख देते हैं C। A और C को हम ज्वाइन करेंगे। अब यहां से पहले चेक करते हैं AC की वैल्यू क्या आएगी, वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के तहत AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर = AC का स्क्वायर। BC के स्क्वायर में AB के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? AC का स्क्वायर आएगा। तो BC की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू 1 का स्क्वायर = AC का स्क्वायर। अब हमारे को AC नहीं पता तो इसको यही का यही लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 = AC का स्क्वायर। 1 + 1 2। AC की वैल्यू आ गई, यहाँ स्क्वायर है तो वहां जाके स्क्वायर रूट √2। तो यहाँ AC आया √2। अब कंपास को लेते हैं और इस पे रख के पूरे हाइपोटेन्यूज जितना इस कंपास को खोलेंगे, और जहां पे ये पेंसिल को इसको कंपास को उठाते सीधा ऐसे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमें मिला है, अब इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा इस लेंथ को लंबी खींच देते हैं।
तो ये जो मार्क आया है, ये जहां पे इस नंबर लाइन को टच कर रहा है, ये है √2। तो इस तरीके से हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब मान लेते हैं हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये √2 के हमारे को अब इसको बेस मान के इसके ऊपर एक हाइट ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट की। ये 1 यूनिट हो गया और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। और इसका नाम रख देते हैं D। तो अब CD की वैल्यू 1 यूनिट, AC की वैल्यू √2 और हमारे को अब AD निकालना है। तो यहां पे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर। AC की वैल्यू √2 और AD हमें निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 1 + 2 हो गया 3। 3 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। AD की वैल्यू आ गई वहां जाके स्क्वायर रूट √3। यहां से AD हमारे पास आ गया √3। फिर से कंपास लेंगे, इसके ऊपर रखा और यहां से अब दोबारा ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये जो A पार्ट आया है ये है √3। इस तरीके से √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते √4, √5 आए। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसी तरीके से सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट की, जिसका नाम हमने रख दिया 1 यूनिट AB। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो भी 1 यूनिट का ही है। 1 यूनिट को हम 1U लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और A के साथ इसको ज्वाइन करेंगे, हाइपोटेन्यूज डालेंगे, ये आ गया पॉइंट C। यहाँ साइड बाय साइड पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए खींच लेते हैं इधर इतना। यहाँ पे ये प्रूफ हो गया इस बात का कि ये 1 यूनिट ही आएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। यह आ गया 2 AC की वैल्यू आ गई √2। कंपास लिया और इसको नीचे की तरफ ले आए, यहां से हमारे को √2 मिल गया। यह आया √2। अब √3 बनाएंगे, फिर से 1 यूनिट की लाइन, इसको A के साथ ज्वाइन करेंगे और इसको बोल देंगे D। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। CD की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, AC का √2, तो √2 का स्क्वायर और AD का होल स्क्वायर। 1 का 1, √2 से ये √2 का स्क्वायर हो गया 2, इसका आंसर आ गया 3 इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। AD की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ से हमारे को मिला √3। अब इसको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कंपास लिया, यहाँ से मिला √3।
अब रूट 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। रूट 4 के लिए फिर से 1 यूनिट की लाइन, इसको ए के साथ ज्वाइन करेंगे, इसका नाम रख देते हैं ई। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ई डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर। ई डी की वैल्यू 1, ए डी की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू ए ई का होल स्क्वायर। 1 की जगह 1, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, जिसकी वैल्यू हो गई 4 इज इक्वल्स टू ए ई का होल स्क्वायर। ए ई की वैल्यू आ गई √4, जिसको हम लिख सकते हैं, √4 की वैल्यू के मतलब 2 भी होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो ए ई आया है वह 2 भी है और √4 भी है, क्योंकि √4 हम जानते हैं, अभी हमने सीखा भी था कि √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये आ गया √4। अब हमें लास्ट √5 रिप्रेजेंट करना था, फिर से यहाँ पे 1 यूनिट की एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम रख देते हैं F। इसको अब A के साथ ज्वाइन करेंगे, ये 1 यूनिट। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, EF का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF का स्क्वायर। EF की वैल्यू 1, AE की वैल्यू अभी हमने निकाली √4, या 2 भी लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF का स्क्वायर। 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 + 4 5 इज इक्वल्स टू AF। यहाँ से √5 आ गई AF की वैल्यू। फिर से कंपास लेंगे, ये आ गया √5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ एक्सरसाइज 1.2 का। किसी भी नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी रूट वाले नंबर को, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।